सो वेलकम अगेन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एनेस्थीसिया एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एनेस्थीसिया। ठीक है, एनेस्थीसिया का मतलब क्या है? एनेस्थीसिया का मतलब किसी को अनकॉन्शियस करना बाय मेडिकेशन। ठीक है, एनेस्थीसिया को आप दो कैटेगरी में डिवाइड कीजिए। एक होता है लोकल एनेस्थीसिया, एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया, अगर किसी का हाथ का हड्डी टूट गया है तो उसको लोकली हम यहाँ ब्लॉक करके, नॉट ब्लॉक करके हम इसका ऑपरेशन कर दिए, दैट इज लोकल एनेस्थीसिया। किसी को ट्यूमर हो गया इस हाथ में, इसको यहाँ ब्लॉक करके कर दिए। किसी को पैर में ट्यूमर हो गया, उसको लोकली ब्लॉक करके, नॉट ब्लॉक करके उसका ऑपरेशन कर दिया। नेक्स्ट स्पेशल टाइप एनेस्थीसिया, दैट इज कॉल्ड जो स्पाइनल एनेस्थीसिया। वो आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे लोअर लिम्बिक सर्जरी में हो गया। सबसे ज़्यादा यूज कहाँ है? सीजेरियन सेक्शन में। ठीक है, डिलीवरी करने के समय मैक्सिमम 90% केसेस में हम लोग देते हैं स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइन में एनेस्थीसिया देते हैं, जो लोअर लिम्ब और लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन को क्या करता है? एनेस्थेसाइज कर देता है, मीन शून्य कर देता है। तो तीन तरह का एनेस्थीसिया आपका होगा। एक हो गया लोकल एनेस्थीसिया, एक हो गया जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया हम लोग देते हैं गैस के द्वारा। ठीक है, गैस कुछ लिक्विड भी आता, पहले यूज होता था ईथर, आजकल यूज एब्सोल्यूट हो गया है। आजकल गैस से हम लोग यूज करते हैं, दैट इज जनरल। स्पाइनल एनेस्थीसिया अभी आपको बताया। तो थ्री टाइप का एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया क्या है ये भी पूछा जाता है। तो थ्री टाइप का एनेस्थीसिया हो गया आपका, लोकल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया का एक कॉमन कॉम्प्लिकेशन है कि हेडेक होता है स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के एक दो दिन के बाद, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा CSF लीक हो जाता है। CSF का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, व्हाट इज CSF? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, तो CSF ज़्यादा लीक हो गया तो उसमें हेडेक होता है। तो उसको व्हाट इज़ द मैनेजमेंट? मैनेजमेंट क्या है? सर को नीचे के बल करते हैं, पैर ऊपर करते हैं, जिसके कारण सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रीडिस्ट्रीब्यूशन ठीक हो जाता है। और ICT जो है, ICT में इंट्राक्रैनियल प्रेशर कम हो जाता है, इससे हेडेक कम हो जाता है और फ्लूइड देते हैं। तो ये आपका होगा जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एंड लोकल एनेस्थीसिया एंड स्पाइनल एनेस्थीसिया एंड योर मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन आया है जो बहुत कॉमन चीज़ है, आम भाषा में भी। एपेंडिसाइटिस, व्हाट इज एपेंडिसाइटिस? अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन है जो दैट इज पार्ट ऑफ योर इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, तो वो वेस्टिजियल्स ऑर्गन है, उसका कोई यूज नहीं होता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, फीकोलिथ यानी फीकल का, स्टूल का कुछ स्टोनी पार्ट्स या हार्ड पार्ट जा करके ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। और इन्फेक्शन और सूजन को बोलते हैं योर अपेंडिक्स। जो ऑर्गन है उसका नाम है अपेंडिक्स, अगर उसमें सूजन हो गया तो हो गया अपेंडिसाइटिस। मीन्स अपेंडिक्स इज योर स्वेलन। कहीं भी टाइटिस लग गया, इसका मतलब है कि इन्फ्लामेशन इज देयर, याद रखिए। तो अपेंडिक्स से हो गया अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स कहाँ सिचुएटेड होता है? राइट लोअर एब्डोमेन। ठीक है, अगर राइट लोअर एब्डोमेन में कॉमनली किस में होता है? यंग फीमेल में होता है रिप्रेजेंटेशन। इज डेंजरस इफ इट इज़ गिविंग सिम्टम योर स्ट्रीम ऑफ डेज, यानी 70 के बाद अगर किसी को अपेंडिक्स हो गया और किसी को 5 ईयर्स के पहले हो गया, तो ये बोलते हैं एक्सट्रीम ऑफ लाइफ। तो इसमें आपको बहुत प्रॉम्प्टली मैनेज करना है वो, क्योंकि इसमें परफोरेशन का चांस, परफोरेशन मीन्स का अपेंडिक्स फट गया। तो उसमें आप देखिए, अपेंडिक्स फट गया तो क्या होगा? जो आपका इंटेस्टाइन का कंटेंट पूरे पेट में फैल जाएगा और ये करेगा आपको सेप्टिक शॉक। तो जो हमने पिछली वीडियो में बताया, तो दैट इज़ सेप्टिक शॉक। तो उसमें क्या है, मैनेजमेंट क्या है? दो तरीका का मैनेजमेंट, एक्यूट एपेंडिसाइटिस और वो कभी कभी क्रोनिक एपेंडिसाइटिस यूज एक्चुअली नहीं करते हैं, लंप बन जाता है जिसको बोलते हैं एपेंडिकुलर लंप। तो एपेंडिकुलर लंप को हम लोग एंटीबायोटिक देकर के सेटल करते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन होता है। कभी कभी सेट हो जाने से ऑपरेशन नहीं भी करते हैं। और एक्यूट एपेंडिसाइटिस है, एसेस करना है। अगर पेशेंट को ज़्यादा चांस है परफोरेशन का, आप CT स्कैन, आप अल्ट्रासाउंड पहले कराइए, CT स्कैन कराइए, देन एसेस योर साइज ऑफ द अपेंडिक्स एंड इन्फ्लामेशन, देन
देन यू विल डिसाइड तो वेदर इट इज नॉन ऑपरेटिव ऑपरेशन करना है कि दवा से ठीक करना है. तो दैट इज योर appendix sign and symptom and its management. Now one question is very frequently asked, that is your CCF, congestive cardiac failure. अच्छा, कार्डियक फेलियर, कार्डियक मीन्स समझ रहे हैं, कार्डियक मीन्स हार्ट से जो भी रिलेटेड वर्ड्स यूज होता है वो जनरली कार्डियक बोलते हैं हम लोग. ठीक है, तो कार्डियक कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर मीन्स हार्ट आपका जिस हिसाब से सिकुड़ना चाहिए, जिस हिसाब से फैलना चाहिए, जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होना चाहिए, वो चीज़ आपका नहीं हो रहा है. एंड इट लीड्स टू क्या होगा कि आपका हार्ट जितना पंप करके ब्लड को भेजना चाहिए भाई बाकी ऑर्गन में, वो भेज नहीं पा रहा है. तो क्या होगा, बाकी जगह ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी, ब्लड सर्कुलेशन की कमी होगी, तो क्या होगा, बॉडी में एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड का रीस्टोर होगा, मीन्स इडिमा होगा, शरीर आपका फूलने लगेगा. शरीर फूलने लगेगा तो क्या होगा, थकान महसूस होगा, जल्दी चलने पर ज़ोर से आप चल नहीं सकते हैं, थोड़ा सा चलने पर आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी. उसके बाद अगर ज़्यादा बढ़ गया तो पल्मोनरी इडिमा हो जाता है छाती में. ठीक है, इसका पल्मोनरी इडिमा मीन्स क्या है कि बाइलेटरल लंग्स में आपका फ्लूइड भर गया. जिस तरीके से को पैर में फ्लूइड भरने से इडिमा दिख रहा है, वो छाती में उसी इडिमा को बोलते हैं हम लोग पल्मोनरी इडिमा. दैट इज अ डेंजरस थिंग. तो क्या होगा, ईजी फैटेबिलिटी होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, इडिमा होगा, चल नहीं पाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा, पेशेंट ड्राउजी हो जाएगा, अनकॉन्शियस हो जाएगा. तो दीज आर द साइन एंड सिम्टम ऑफ योर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का बहुत सारा कारण है. वायरल इन्फेक्शन से होता है, कभी कभी कारण का पता नहीं चलता है, कभी कभी वाल्वुलर डिजीज़ से होता है, कभी आपका एक इम्पॉर्टेंट कारण है इंडिया में रोमैटिक हार्ट डिजीज़, उससे भी होता है. वॉल्यूम ओवरलोड से होता है. दूसरा ऑर्गन अगर इफेक्टेड है, जैसे आपका बहुत लॉन्ग टर्म से आपका किडनी फेलियर है, जिसको बोलते हैं CKD, क्रोनिक रेनल डिजीज़. अभी मैं उसको बताऊंगा, ये भी क्वेश्चन में आता है. क्रोनिक रेनल डिजीज़ के कारण आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो गया. पेरिकार्डियल इफ्यूजन का मतलब क्या होगा कि हार्ट के चारों तरफ से पानी भर गया. हार्ट के पेरिकार्डियल जो एरिया रहता है उसमें पानी भर गया, जिसके कारण हार्ट आपका सिकुड़ने गया. तो दूसरे ऑर्गन इन्वॉल्व होने से भी कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर होता है. ठीक है, साइलेंस. अब ट्रीटमेंट क्या है, सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, मैंने बताया भी है पहले, इसमें देंगे फ्रूसेमन, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रूसेमाइड, जो आपको किडनी पे काम करेगा, वो एक्सेसिव फ्लूइड को वो आपको डायरेटिक ग्रुप ऑफ ड्रग्स यूज़ करते हैं. ठीक है, डायरेटिक्स देंगे जो आपको किडनी पे असर करेगा, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फ्लूइड आपको निकाल देगा. तो ठीक है, इसका मेन ट्रीटमेंट है. दूसरा क्या है, आपको हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए ग्रुप ऑफ एक दवा देते हैं जिसको बोलते हैं डिजिटलिस. आजकल बहुत कम यूज़ होता है, नहीं पहले देते थे. डिजिटलिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग टू स्टिमुलेट योर हार्ट. ठीक है, डिजिटलिस भी पूछा गया है कि व्हाट इज डिजिटलिस इज द ग्रुप ऑफ ड्रग विल स्टिमुलेट योर हार्ट एंड इंक्रीज योर हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट. ठीक है, तो ये हो गया मैनेजमेंट, योर CSF, कॉज एंड योर साइन एंड सिम्टम. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज योर local asthma and asthma medication. अच्छा, what is one question has come, that is your route of administration of drug. दवा किस रूट से हम लोग देते हैं. ठीक है, तो पहले लिखना है कि what are the types. फर्स्ट लिखिए ओरल, उसके बाद हम लोग ओरल ही देते हैं. आप इंट्रा नेजल भी देते हैं, नोस्ट्रिल से देते हैं, ओरल देते हैं. ठीक है, IM देते हैं, इंट्रामस्कुलर देते हैं, IV देते हैं, इंट्रावेनस देते हैं, वो ओरल रूट से भी देते हैं, ट्यूब लगा के भी देते हैं, पर रेक्टम के थ्रू भी देते हैं, स्किन के थ्रू भी देते हैं. स्किन के थ्रू पैच लगा के आप दे रहे हैं, स्किन के थ्रू हो गया.
सबक्यूटेनियस रूट्स भी देते हैं। आप इंसुलिन की इंजेक्शन दे रहे हैं, दैट इज सबक्यूटेनियस रूट। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट रूट्स ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ योर ड्रग। क्या होगा? इंटरनेजल हुआ, आपको ओरल हो गया, ओरोगैस्ट्रिक रूट हुआ, एस्कीन हुआ, सबक्यूटेनियस टिश्यू हुआ, इंट्राडर्मल हुआ, इंट्रावेनस हुआ, पर रेक्टल हुआ। दैट इज सफिशिएंट। इतना आप लिख दे रहे हैं, दैट इज सफिशिएंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर व्हाट इज, अच्छा, व्हाट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस? पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, स्टमक से 2-3 क्वेश्चन पूछा। पाइलोरिक स्टेनोसिस, डिओडेनल अल्सर एंड योर गैस्ट्रिक अल्सर। पाइलोरिक स्टेनोसिस क्या है? स्टमक जहाँ इंड कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ एक जंक्शन है, उसको बोलते हैं पाइलोरस। वहाँ अगर कंस्ट्रिक्शन हो जाता है इस टाइप से अगर कंस्ट्रिक्शन होगा, जाने की आगे स्टमक से कोई कंटेंट अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं जा रहा है वहाँ सिकुड़ गया, इसी को बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। तो क्या क्या सिम्टम होगा? मेल चाइल्ड में ज़्यादा होता है, और ये बर्थ के 3 से 4 महीने के बाद रिप्रेजेंट करने लगता है। दैट इज पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, प्रेजेंट क्या करेगा? बच्चा दूध पिएगा, उल्टी करेगा तो बहुत दूर तक जाएगा। ठीक है, बच्चा फिर से हंग्री होगा, फिर से फीडिंग करेगा, फिर से उल्टी करेगा। उसका यही स्टमक पेन बहुत कम होता है, लेकिन फीडिंग अगेन वोमिटिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। ठीक है, और बच्चा क्या करेगा? आपका वेट लूज करेगा, क्योंकि जो वो न्यूट्रिशन ले रहा है उसका इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? वेट गेन नहीं होगा, लेकिन और बच्चा हर समय हंग्री फील करेगा, क्योंकि वो ले रहा है और उसके स्टमक में रह नहीं रहा है, और बच्चा का न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है, तो वो हर समय हंग्री फील करेगा। तो इफ़ चाइल्ड प्रेजेंटेड विथ रिपीटेड वोमिटिंग आफ्टर फीडिंग विथ वेट लॉस, दैट इज़ ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर पाइलोरिक स्टेनोसिस। ये पाइलोरिक स्टेनोसिस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है। ठीक है, तो पाइलोरिक स्टेनोसिस, अब मैनेजमेंट क्या है? पाइलोरिक का मैनेजमेंट है आईवी फ्लूइड, पहले आप एसेस कीजिए, इस बच्चे को हाइड्रेट कीजिए। ठीक है, उसके बाद उसको आईवी फ्लूइड पे ही रखना है, क्योंकि आप ओरल कुछ दीजिएगा वो वोमिटिंग करेगा। इसका क्या है? इसका सर्जिकल है, जो स्टेनोसिस है उसको रिलीज करते हैं और बच्चा नॉर्मल हो जाता है। तो फर्स्ट उसको रीएसेस करेंगे, उसको आईवी फ्लूइड मेंटेन करेंगे, रिसर्चिटेशन करेंगे, उसके बाद उसका सर्जरी होगा। दैट इज सर्जिकल इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन पहले उसको हाइड्रेट करना होता है। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा, कुछ दवा के विषय में पूछा गया है कि व्हाट इज़ डैप्सोन? डैप्सोन क्या है? ये एंटी लेप्रोटिक ड्रग है। ठीक है, व्हाट इज क्लोरामफेनिकोल? इट इज़ एंटीबायोटिक। व्हाट इज क्लोरोक्वीन? क्लोरोक्वीन क्या है? ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। नाउ इमेटिन क्या है? ये एंटी वोमिटिंग ड्रग है। ठीक है, नाउ डिजॉक्सिन, फिर पूछा है डिजॉक्सिन इज ए ड्रग विच एक्ट ऑन विच यूज टू ट्रीट, अभी हमने बताया व्हाट इज CCF। डिगॉक्सिन द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन CCF। और नाउ लाइसिक्स अभी बताया व्हाट इज, इट इज़ डायोरेटिक्स। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन इट इज़ गिवन, मैंने नेक्स्ट वीडियो में बताया, इंसुलिन इज गिवन इन टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। टाइप 2 में भी देते हैं इफ़ पेशेंट इज नॉट कंट्रोल ऑन ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। नाउ अच्छा, क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ क्रोनिक किडनी डिजीज? क्रोनिक किडनी डिजीज क्या है कि योर किडनी इज इफेक्टेड एंड नॉट प्रोड्यूसिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ यूरिन एंड इट्स नॉट प्यूरिफाइंग योर ब्लड। एडिक्वेट अमाउंट यूरिन नहीं बन रहा है, नहीं बनने से क्या होगा? टॉक्सिन आपके बॉडी में रहेगा, फिर फर्दर डैमेज योर किडनी। अगर सिंगल किडनी अगर डैमेज है तो वो सिम्टम आपको नहीं देता है। सिम्टम आपका तभी आएगा जब आपको टोटल किडनी, बोथ किडनी अगर डैमेज है।
ठीक है, इसीलिए नॉर्मल कोई पूछता है कि इसका दोनों किडनी खराब हो गया, ऑब्वियसली। और कारण क्या है? सीकेडी का इम्पोर्टेंट कारण ही हो डायबिटीज मेलाइटिस, अनकंट्रोल डायबिटीज मेलाइटिस। बहुत सारा दूसरा है इम्पोर्टेंट कारण कि क्रोनिक यूज ऑफ एंटी एनाल्जेसिक ड्रग। एनाल्जेसिक मीन्स पेन किलर, बताया था आपको पिछले वीडियो में। तो पेन किलर आप बहुत दिन तक अगर यूज कर रहे हैं तो ये आपको किडनी को फर्दर डैमेज कर सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट, तीसरा इम्पोर्टेंट सब क्लिनिकल डिहाइड्रेशन। कोई आदमी खेत में काम कर रहा है, अच्छा अमाउंट से पानी नहीं पी रहा है तो क्या होगा? किडनी आपका डिहाइड्रेटेड है, उसको फ्लूइड नहीं मिल रहा है और धीरे धीरे काम करना बंद करेगा। ठीक है, सबसे अब रिसेंट इम्पोर्टेंट कारण क्या नज़र आया है? यूज ऑफ योर एंटासिड। गैस की दवा आप जितना यूज़ करेंगे किडनी को फर्दर डैमेज करेगा। क्या क्या सिम्टम होगा? इनिशियली कुछ पता नहीं चलता है, जब तक 3 और 4 स्टेज तक अपनी किडनी डैमेज नहीं होता है, इनिशियली कुछ पता नहीं चलता है। पता आपको चलेगा कि आपका यूरिन का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा, यूरिन रात में ज़्यादा होने लगेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ है क्या कि यूरिन आउटपुट धीरे धीरे कम हो जाएगा, पैरों दोनों में सूजन होने लगेगा, सांस लेने में दिक्कत हो लगेगा, छाती में पानी भर जाएगा, पेट में पानी भर जाएगा। दैट इज द स्टेज ऑफ योर स्टेज 4 सीकेडी। स्टेज 4 में ये सब सिम्टम आपको आने लगे। व्हाट इज द मैनेजमेंट? स्पेसिफिक कुछ मैनेजमेंट नहीं है, आपको जिस कारण से किडनी आपकी खराब हो वो कारण का स्पेसिफिक मैनेजमेंट करना है। 2-3 दवा है जो लाइफ सेविंग। नाउ अगेन वन ग्रुप ऑफ ड्रग इज कम हियर एंड दैट इज योर डायरेटिक्स, लाइसिक्स, लाइसिलेक्टोन एंड डायरेटिक्स। ये ग्रुप ऑफ ड्रग है, फिर आपको सीकेडी में काम आ रहा है। तो सीकेडी में आपका डायरेटिक्स काम आ रहा है। डायरेटिक्स आपका कहाँ काम आ रहा है? सीसीएफ में आ रहा है। ठीक है, और सीकेडी का आप इसमें क्या आप नहीं देंगे? पेन किलर बिल्कुल नहीं देना है। नर्सिंग स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये एश्योर करे कि पेशेंट अगर सीकेडी का है तो उसको हमको एनाल्जेसिक नहीं देना। देखिए, नर्सिंग कहने में बहुत इजी है, करने में बहुत डिफ़िकल्ट है। पढ़ने में भी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन पास करना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। दोज पर्सन हु थिंक नर्सिंग इज जस्ट इजी जॉब, तो ये वो सबसे बड़ा मूर्ख है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। और 90% चांसेस में क्या है कि लोग बाई चॉइस नर्सिंग कोर्स को नहीं चूज़ करते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एश्योर कराना चाहता हूँ कि बी प्राउड टू फील आई एम गोइंग टू बी ए नर्स, आइदर मेल आइदर फीमेल। इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, दैट इज़ वेरी रेस्पॉन्सिबल जॉब। इट डजंट मीन अबाउट द मनी, पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा तो हर कोई कमा रहा है। तो इस चीज़ को, प्रोफेशन को अच्छे से लें, अच्छे से पढ़ाई करें, कॉन्फिडेंट रहें। ये कभी ऐसे फील कभी नहीं करें, नेवर कि मैंने नर्सिंग किया है। यू लव दिस प्रोफेशन, you must love this profession if you are choosing being a nurses or paramedical staff, whatever. ठीक है, now कुछ पूछा गया है। दूसरा टर्मिनोलॉजी व्हाट इज ओलिगोरिया। ओलिगोरिया क्या है? यूरिन का अमाउंट अगर कम होता है उसको बोलते हैं हम ओलिगोरिया। व्हाट इज सिस्टाइटिस? सिस्टाइटिस इज नथिंग बट इन्फ्लामेशन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ओके, डायबिटीज बताया। एमनेशिया क्या है? एमनेशिया मैंने मेंटल हेल्थ के वीडियो मैंने बनाया है। एमनेशिया मीन लॉस ऑफ योर मेमोरी। डिस्पेजिया क्या है? खाने में डिफ़िकल्टी को हम लोग डिस्पेजिया बोलते हैं। नेफ्राइटिस क्या है? फिर हमें बता रहे हैं व्हाट इज आइटिस। कहीं भी अगर जुड़ गया इस मतलब है कि इन्फ्लेमेशन है। नेफ्रो मीन्स अभी बताया, नेफ्रो कार्डियक, नेफ्रो मीन्स हो गया हार्ट, कार्डियक मीन्स हो गया हार्ट, नेफ्रो मीन्स हो गया और किडनी। नेफ्राइटिस मीन्स क्या है? योर इन्फ्लेम किडनी, दैट्स योर नेफ्राइटिस। अच्छा, इम्पाइमा क्या है? इम्पाइमा देयर इज कलेक्शन ऑफ पस इन योर प्लूरल स्पेस। छाती में अगर आपको पस हो रहा है उसको इम्पाइमा बोलते हैं। ठीक है, सिस्टाइटिस। अच्छा, इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ हर्निया। हर्निया क्या है? बहुत लोग बोलते हैं हर्निया हो गया। तो हर्निया एक्चुअली क्या है? कोई भी कंटेंट, नॉर्मल कंटेंट अगर
एबनॉर्मल ओपनिंग से अगर बाहर आता है, नॉर्मल कंटेंट बॉडी का एबनॉर्मल ओपनिंग से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड हार्निया। ठीक है, हार्निया क्या है? नॉर्मल बॉडी के कंटेंट अगर कोई भी ओरिफिस से बाहर आता है, दैट इज कॉल्ड हार्निया। फर्स्ट क्या है? इंग्विनल हार्निया। इंग्विनल कलान से आपका एब्डोमेन का कंटेंट बाहर आ रहा है, दैट इज योर इंग्विनल हार्निया। नाउ व्हाट इज हाइटस हार्निया? हाइटस हार्निया इस शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है। हाइटस हार्निया मीन्स ये जो आपका डायफ्राम है, जो चेस्ट वाल और एब्डोमेन को डिवाइड कर रहा है, तो इसमें कभी कभी कंजेनाइटल डिफेक्ट होता है। कंजेनाइटल डिफेक्ट व्हाट इज दैट? बाय बर्थ कोई भी होता है उसको हम कंजेनाइटल बोलते हैं। तो अगर उसको डिफेक्ट है और वो आपका एब्डोमिनल कंटेंट अगर चेस्ट वाल में इधर से चला जाता है, तो ये बोलते हैं उसको हम डायफ्रामेटिक हार्निया। ठीक है, तो ये एक हार्निया होगा। अब बोलते हैं इंसिजनल हार्निया। कहीं ऑपरेशन हो गया, अगर ऑपरेशन हो गया, आदमी मोटा ताजा है, उसका फैटी है, उसका एब्डोमिनल लैक्स्ड है, प्रोटीन की डिफिशियंसी है, ऑलरेडी 1-2 ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या होगा कि एब्डोमिनल वाल खुल जाता है, कभी कभी वीक हो जाता है, जिसके कारण एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सर्जिकल हार्निया। तो एक है फीमोरल हार्निया, ठीक है, वो फीमेल में ज़्यादा होता है। तो ये आपका नटसेल हार्निया हो गया। डिफिनेशन पहले लिखना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैनेजमेंट क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द कॉज, जहाँ जहाँ का हार्निया है, और मैनेजमेंट क्या है इसका? सर्जिकल रिपेयर इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, नो मेडिसिन। ओके, तो दैट इज योर हार्निया टाइप्स एंड मैनेजमेंट। ओके, इसमें हाइटस हार्निया भी पूछा है। नाउ अच्छा, हाइपरटेंशन, डिफाइन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का डिफिनेशन क्या है? हाइपरटेंशन का डिफिनेशन है, अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर 140, दैट इज रिसेंट डिफिनेशन बाय द WHO। अगर सिस्टोलिक हाइपरटेंशन, इसको आम भाषा में ऊपर वाला लेवल बीपी का और नीचे वाला लेवल, ऊपर वाला लेवल को बोलते हैं सिस्टोलिक, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ऊपर का लेवल अगर 140 से अगर ज़्यादा है, इट इज़ हाइपरटेंशन। अगर नीचे का डायस्टोलिक अगर 90 से ज़्यादा है, तो दैट इज़ हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन। व्हाट इज पहले से बताया। ब्रोंकोस्कोपी क्या है? स्कोपी मैंने कोई चीज़ दूरबीन से देखने को हम लोग स्कोपी बोलते हैं। ब्रोंकस मीन्स ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, तो एक इंडोस्कोप आता है जिसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डाल करके वीडियो पे देखते हैं, दैट इज दिस प्रोसेस इज कॉल्ड योर ब्रोंकोस्कोपी। ओके, इन्फ्लेमेशन बता दिया है। अच्छा, व्हाट इज हेमोराइड्स? हेमोराइड्स आप वर्ड से बहुत फेमिलियर नहीं होंगे, इसको बोलते हैं नॉर्मल भाषा में आप लोग समझिए, दैट इज पाइल्स। हेमोराइड्स मीन्स व्हाट? दैट इज कॉल्ड पाइल्स। पाइल्स क्या है? एक दैट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेन्स, और वो एक गुच्छे की तरह रेक्टल वाल में वो बनाता है। ठीक है, ये 2 टाइप का होता है, इंटरनल हेमोराइड्स एंड एक्सटर्नल हेमोराइड्स। ब्लीडिंग दोनों करता है, एक में पेन होता है, एक में पेन नहीं होता है। एक्सटर्नल है, उसमें पेन होता है, इंटरनल में पेन नहीं होता है। ठीक है, व्हाट इज द कॉज ऑफ हेमोराइड्स? क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है। क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, उसमें होगा विदाउट किसी कारण का भी होता है, कभी कभी लीवर फेलियर में भी होता है। बहुत पेशेंट अगर लैक्स्ड है, एब्डोमिनल वाल रिलैक्स्ड है, जो रेक्टल टोन कम है, उसमें होता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केस इडियोपैथिक होता है, कारण का कुछ पता नहीं रहता है। ठीक है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट अगर ब्लीडिंग नहीं है, अगर हेमोराइड्स आपका बहुत छोटा है, तो ट्रीटमेंट आपको कॉन्स्टिपेशन अवॉइड करना है, हाई अमाउंट ऑफ फाइबर लेना है, टॉयलेट ट्रेनिंग कराना है, दैट इज़ द ट्रीटमेंट। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेगा तो क्या होगा? उसमें अगर बहुत ज़्यादा है, उसमें सर्जिकल है, उसमें लाइगेशन करते हैं, उसको लाइगेट करके बांध देते हैं, उसके बाद ऊपर की गिर जाता है, दैट इज़ कॉल्ड लाइगेशन। ठीक है, दूसरा है सर्जिकल रिमूवल, उसको सर्जिकल रिमूवल करते हैं। तो 3 मैनेजमेंट हो गया, डायटरी मैनेजमेंट, योर लाइगेशन, एंड थर्ड इज रिमूवल, हेमोडोडक्टोमी बोलते हैं उसको। एंड व्हाट इज एपिलेप्सी? मिर्गी, हर कोई टर्म पता है, व्हाट इज एपिलेप्सी? मिर्गी की बीमारी को भी हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं, बट एपिलेप्सी इज डिफरेंट एंड सीजर डिसऑर्डर इज डिफरेंट। एपिलेप्सी मीन्स कारण का पता नहीं है, जिसके कारण एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हो रहा है, लेकिन कारण का पता नहीं है।
कि क्यों हो रहा है, दैट इज इडियोपैथिक। कोई अगर कारण का पता नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं इडियोपैथिक। इडियोपैथिक सीजर इज कॉल्ड योर इपिलिप्सी। सीजर क्या हुआ, शरीर का ब्लड शुगर कम गया जिसके कारण आपको एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हो गया, मिर्गी का दौरा पड़ गया, उसको हम लोग सीजर बोलते हैं। हाइपर कैलेमिया हो गया, सीजर हो गया। कैल्शियम कम गया, कैल्शियम ज़्यादा हो गया, तो ये हो गया सीजर। लेकिन कारण का जहाँ पता नहीं वो हो गया आपका एपिलिप्सी। एपिलिप्सी डिफाइन कैसे करें, लिखिएगा कैसे, एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट। ठीक है, नाउ दैट इज योर अच्छा, राइट डाउन नोट्स ऑन एनी टू जॉन्डिस, मेनिंजाइटिस एंड अस्थमा। अस्थमा हमने बता दिया। नाउ मेनिंजाइटिस क्या है और जॉन्डिस क्या है। मेनिंजाइटिस किसको बोले, व्हाट इज द डिफरेंस। ब्रेन का एक लेयर है जिसको ब्रेन कवर करके रखता है, उसको बोलते हैं मेनिंजेस, जिसका 3 लेयर है। अगर उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, 2 वर्ड में समझिए, मेनिंजेस एंड टाइटिस। टाइटिस मैंने समझ गया इन्फ्लेमेशन, तो मेनिंजियल जो लेयर है उसमें अगर इन्फ्लेमेशन हो गया तो क्या होगा, दैट इज मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो मेनिंजाइटिस 2 तरह का होता है, एक बैक्टीरियल, एक वायरल। मोस्ट ऑफ द केसेस में आजकल वायरल होता है। ठीक है, तो वायरल में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है। ठीक है, हाइड्रेट रखना है पेशेंट को। उसमें बुखार आता है, नेक रिजिडिटी रहता है, नेक को आदमी सीधा नहीं कर पाता है, बॉडी एक रहता है, इसमें होता है सीजर। एबनॉर्मल बॉडी मूवमेंट हो सकता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। ठीक है, और ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन में ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में एब्सेस हो सकता है। ये सब मेनिंजाइटिस का कारण है। इंडिया में सबसे एक इम्पोर्टेंट कारण है, बैक्टीरियल कारण है, वो है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस में टीबी हो गया, जिसको बोलते हैं ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। तो दैट इज ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। मैनेजमेंट क्या है, एंटीवायरल में सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं, उसमें कभी कभी एंटीवायरल भी देते हैं। एसीबी इन्फ्यूजन आता है, उसको हम लोग देते हैं। ठीक है, बाकी सिम्टोमेटिक में आईवी फ्लूइड देना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है, न्यूट्रिशन को अच्छा रखना है। और मेनिंजाइटिस जो बैक्टीरियल है उसमें हम लोग वैसे एंटीबायोटिक देंगे जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, वो जो एक्ट करेगा। नॉर्मली यूज हम लोग सेफ्टी ऑप्शन करते हैं। ठीक है, सस्ता सुस्ता दवा है दिए और एसेस करते हैं उसको। डायग्नोस कैसे करेंगे, लंबर पंक्चर टेस्ट से डायग्नोस करते हैं। लंबर पंक्चर से हम लोग CSF लेते हैं, उसका एग्जामिन करते हैं। अगर उसमें रीडिंग जो आया उसके अनुसार हम लोग मेनिंजाइटिस को ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, दैट इज मेनिंजाइटिस। व्हाट इज जॉन्डिस, एक्सेस अमाउंट ऑफ शरीर में अगर बिलिरुबिन बढ़ने लगा। बिलिरुबिन कैसे बनता है, बिलिरुबिन बनता है आपका एक्सेसिव RBC की टूटने से, या आपका जो नॉर्मली RBC का लाइफ है 120 डेज, किसी कारण से वो 80 दिन या 100 दिन में टूटने लगा तो क्या बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। दूसरा है कि लीवर से बिलिरुबिन बाहर आना चाहिए, वो कहीं ना कहीं किसी कारण से लीवर में ही रह जा रहा है। लीवर से बाहर आ रहा है तो बाइल डक्ट में ही रह जा रहा है, आपको डिओडेनम में ही रह जा रहा है, तो ये क्या होगा, तो इसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। और जिसमें एक्सेसिव अमाउंट बन रहा है लेकिन उसका कहीं ड्रेनेज में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, जब लीवर को देखिएगा, लीवर से सिस्टिक जक आता है, उसके बाद आकर के वो मिलता है, उसके बाद CVD बनाता है, कॉमन बाइल डक्ट, वो जाके डिओडेनम में आ जाता है। इस पाथवे में कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो गया तो वो आपको बनाएगा क्या, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस का क्या ट्रीटमेंट होगा कि जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है उसको आप रिलीज कर दें। नॉर्मल जो जॉन्डिस है वो क्यों होता है, सबसे कॉमन कॉज है आपको इंडिया में वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस का कॉमन कॉज है हेपेटाइटिस A, नॉन स्पेसिफिक वायरस, एंड हेपेटाइटिस B एंड रेयरली C। ठीक है, व्हाट इज द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ये करना है कि ऑयली चीज़ पेशेंट को नहीं देना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है इसमें कि ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है, खुद से ठीक हो जाने वाली डिजीज़ है, बट यू हैव टू एसेस द पेशेंट। इसमें क्या क्या बिलिरुबिन बढ़ा रहेगा, SGPT SGPT लीवर का एंजाइम बढ़ा हुआ रहेगा,
है, तो उसको हम लोग सीरियली वॉच करते हैं कि बिलीरुबिन कितना लेवल तक जा रहा है। एक लेवल तक जाएगा और धीरे धीरे डाउन होगा, और ये कोशिश करते हैं पता लगाने के लिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस जॉन्डिस। रीज़न क्या है, या हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। अगर बी सी रहेगा तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देना है। अगर हेपेटाइटिस ए है तो वो सेल्फ लिमिटिंग है, वो कुछ दिन में खुद ही ठीक हो जाता है। तो कुछ केसेस में हेपेटाइटिस ई भी क्रोनिसिटी में जाता है, ठीक है। तो ये हो गया जॉन्डिस, टाइप्स ऑफ जॉन्डिस, योर ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट। स्पेसिफिक कोई मैनेजमेंट नहीं है, मैनेजमेंट है कॉज का। अगर हेपेटाइटिस बी एंड सी है तो उसके लिए एंटी हेपेटाइटिस बी ए सी मार्केट में अवेलेबल दवा है वो देते हैं, और हेपेटाइटिस ए के लिए कुछ नहीं देते, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट देते हैं। इसमें विटामिन का ज़्यादा रोल है क्योंकि लीवर कंप्रोमाइज रहता है, ठीक है। नाउ दैट इज़ योर जॉन्डिस। नाउ डिफाइन ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी क्या है? कभी कभी देखिएगा जो बहुत अधिक वेंटिलेटर पे रह गया तो ये ट्रैकिया में एक होल बना देते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रैकेस्टोमी। व्हाई इट इज़ नीडेड? पेशेंट बहुत दिन वेंटिलेटर पे रह गया, वो वेंटिलेटर को सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो ट्रैकेस्टोमी लगा कि यहाँ हम लोग ट्यूब डाल करके उसको बाईपास करते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है आज के डेट में ट्रैकेस्टोमी। आजकल बहुत कम करते हैं, पहले बहुत ज़्यादा करते थे। that is called your tracheostomy। मोस्ट ऑफ द कोशिश हमने किया है कवर करने के लिए। अगर टाइम मिलेगा तो मैंने फिर से दूसरा वीडियो बनाना। ये दो वीडियो आप लोग वॉच करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम।